नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। सोमवार यानी 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयार हैं। दोनों की तैयारी देखकर ये साफ साफ नज़र भी आ रहा है कि संसद का यह सत्र भी काफ़ी हंगामेदार ही रहने जा रहा है। एक तरफ विरोधी कांग्रेस पार्टी है जो अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है, तो वहीं कांग्रेस किसानों से जुड़े मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़े तमाम मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ भाजपा सरकार विरोधी दलों द्वारा उठाए जाने वाले तमाम मुद्दों पर ही पलटवार करने की तैयारी कर चुके हैं। इस सत्र के 23 दिसंबर तक चलने की संभावना है। नहीं तो कोविड ठीक ढंग से होता तो इतने लोगों की मौत नहीं होती। सिर्फ आंकड़े छुपा रहे हैं वो, लेकिन मैं खुद ही बोल रहा हूँ, अगर एक विलेज में 2 ही आदमी अगर मर चुके हैं या अपना जीवन छोड़ दिए हैं, तो आप ही बताइए 12-13 लाख तो यही हुआ। तो जो लोगों को गुमराह करने की बात वो करते आ रहे हैं, तो इसीलिए ये राहुल जी जो मुद्दा उठाए हैं या इसका अभियान वो कर रहे हैं, हम इसको सदन में भी उठाएंगे, दूसरे पार्टियों से भी हम विनती करेंगे। पक्ष के जो भी इश्यूज होंगे उन इश्यूज को सरकार हमेशा इस बात के पक्ष में रही है कि डिबेट के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से संसद के अंदर डिसीजंस होने चाहिए। और विपक्ष के पास कोई मुद्दे हैं तो नेचुरली विपक्ष भी, इंडिविजुअल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो भी चेयरमैन साहब को और स्पीकर साहब को नोटिसेस देते हैं और किन नियमों के तहत, किन प्रावधानों के तहत चर्चा होनी चाहिए, किस पर चर्चा होनी चाहिए, ये चेयर डिसाइड करे। एक डायनेमिक लीडर का डेमोक्रेटिक डिसीजन है फॉर्मूला के मुद्दे पे, और एक डायनेमिक लीडर का जो डेमोक्रेटिक डिसीजन है उसका पूरे देश ने स्वागत भी किया है। संसद के अंदर उस मुद्दे पे चर्चा होगी, अगर चर्चा कोई चाहेगा तो। आइए अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। अनुज अत्रे कांग्रेस से, खेमचंद शर्मा बीजेपी से और राजनीतिक विश्लेषक राघव शर्मा। आप तीनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले हम खेमचंद शर्मा के पास चलते हैं। खेमचंद जी, ये जो सत्र, शीतकालीन सत्र है, तमाम हंगामेदार रहने की आशंका और सारी चीज़ें हैं। आज सर्वदलीय बैठक भी हुई है, विपक्ष की भी बैठक हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सदन को, पिछले साल भी शीतकालीन सत्र नहीं हो पाया था, तो सदन को चलने से जो देश को फायदा होना है और जो विधेयक पास होने हैं, उसके लिए साझा रणनीति कैसे तैयार हो कि जनता को फायदा हो जाए। देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश करते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसमें बात रखी, सबसे अनुरोध किया कि हम लोग सब मिलके संसद को चलाएं, संसद में डिस्कस करें, संसद के माध्यम से देश की जो योजनाएं हैं, देश के जो कार्य हैं उनको आगे बढ़ाएं और देश को आगे ले जाएं। और मेरे को पूर्ण आशा है कि जो विपक्ष है सरकार का साथ देगा और एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से ये सत्र चलेगा, क्योंकि इस समय विपक्ष के पास विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं है, वो मुद्दा विहीन है। और मेरे को पूर्ण आशा है कि जो नए इशू आने वाले हैं, नई चीजें डिस्कशन के लिए आने वाली हैं, उससे वो सरकार का सहयोग करेगी। आज आप देखेंगे जिस चीजों पे वो संदेह व्यक्त कर रहे थे, वो करके दिखा दी। आज 121 करोड़ वैक्सीन पूरे देश में लग चुकी हैं, ये मोदी जी ने करके दिखा दिया। जिस पर वो लास्ट जो हमारा सत्र था संसद का, उसमें वो संदेह व्यक्त कर रहे थे, अनाप शनाप बातें कर रहे थे, या उस पर आप कह सकते हैं हमारी वैक्सीन पे विदेशों में दुष्प्रचार कर रहे थे, वो प्रूव करके दिखा दिया। गरीबों को लगातार भोजन फ्री दिया जा रहा है, कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए उसका इंतजाम मोदी जी ने कर दिया। किसानों के मुद्दे थे, हम अच्छे बिल लाए, अच्छी नीयत से लाए, लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझा पाए तो उनको भी वापस ले दिया है और वो मुद्दा भी नहीं रह गया। और हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर हम तेजी से डेवलप कर रहे हैं, सेनाओं को हम तेजी से मजबूत कर रहे हैं। तो जो विपक्ष है वो मुद्दा विहीन है,
मेरा पूरा अनुरोध भी है विपक्ष से कि कंस्ट्रक्टिव तरीके से सहयोग करें, हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। अब अगर देखिए कोई आपका मुद्दा विहीन तो नहीं है खेमचंद जी, ऐसी बातें, अब यही बातें जो होती हैं फिर ऐसे साझा रणनीति नहीं बन पाती। आप कह रहे हैं कि मुद्दा विहीन है, मुद्दा विहीन तो नहीं है। जब इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, तमाम तरह की समस्याएं, तो मुद्दा विहीन तो नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि आप काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, बुरे से कर रहे हैं, तो विपक्ष तुलना करेगा, लेकिन मुद्दा नहीं हो ये तो नहीं हो सकता ना। फिर तो लोकतंत्र की आवश्यकता क्या है, पक्ष और विपक्ष की आवश्यकता क्या है? फिर तो जनता रह ही लेगी बिना सरकार के, अगर नहीं है मुद्दे तो। अनुज आत्रे जी, नहीं, आपने एक लंबा सवाल किया है, आप अमित जी के पास जाने से पहले मेरे को आधा सेकंड दें। चलिए आधा सेकंड नहीं, 1 मिनट दे दिया आपको, जवाब दे दीजिए अच्छे से और बोलिए, आप समय ले लीजिए, लेकिन अगर जनता को कुछ मिल जाए तो बहुत भला हो। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, आपसे उस बात का दूसरी तरीके से मतलब निकाल रहे थे। मुद्दा विहीन का मतलब है वर्तमान में कोई ऐसा मुद्दा नहीं विपक्ष जिसको अपनी ओर से रखे और उस पर चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए। अब सरकार अपनी ओर से प्रपोज करेगी, मुद्दे हैं, आप सही कह रहे हैं, देश के पास बहुत बड़े चैलेंजेस भी हैं और बड़ा देश है, बड़ी समस्याएं भी हैं और हमें बहुत तेजी से आगे जाना है। बहुत चीजों पे हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, आगे बहुत सारी चीजें हमें कंप्लीट करनी है, बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है। तो उन चीजों पे सरकार अपनी ओर से प्रपोजल लाएगी, बिल लाएगी, उन पर डिस्कशन होगा और मेरे को पूर्ण उम्मीद है कि विपक्ष उसमें कंस्ट्रक्टिव तरीके से सहयोग भी करेगा, अपने सुझाव भी देगा, उसमें कुछ चेंजेस होंगे वो भी सजेस्ट करेगा और एक सार्थक चर्चा होगी, जो सार्थक चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा होगी। विपक्ष भी जोरदार तरीके से अपनी बात रखेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अब ठीक है आपका, अब बिल्कुल एकदम सही है ये बात, ठीक है बिल्कुल। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हम चलते हैं अनुज आत्रे के पास। अनुज आत्रे, देखिए अब मैं जो कहने वाला था वो तो उन्होंने सुधार दिया खेमचंद जी ने, लेकिन अब आप भी सुधार लीजिएगा, आगे ऐसा ना कीजिएगा कि जब उन्होंने सुधार दिया तो आप फिर बिगाड़ दें उसको। अनुज जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि सदन चलने का जो फ़ायदा जनता को होना चाहिए और जो जनता का जो पैसा है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए और विपक्ष की भी भूमिका सही होनी चाहिए और पक्ष की भी भूमिका सही होनी चाहिए, तो ये कैसे संभव हो? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उन्होंने अभी आपने कहा कि खेमचंद शर्मा जी ने सुधार दिया और आप बिगाड़ मत दें, मैं समझ नहीं पाया कि किस चीज को सर उन्होंने कहा था, पहले ये कहा था उन्होंने कि मुद्दा विहीन सब विपक्ष है, तब ऐतराज मैंने उनको जताया, आपके पास आ रहा था मैं, तो मैंने उनको ऐतराज जताया तो उन्होंने कहा नहीं, सार्थक चर्चा होनी चाहिए, सारगर्भित चर्चा होनी चाहिए और कोई ऐसी साझा रणनीति बननी चाहिए। फिर उन्होंने इस बात को सुधारा, तो मैंने यही कहा आपसे कि आप भी सुधारिएगा, ऐसा नहीं हो कि फिर आप भी, हम एक प्रबुद्ध चर्चा कर रहे हैं समाधान के लिए। बिल्कुल प्रबुद्ध चर्चा ही होगी और प्रबुद्ध चर्चा के तहत ही हमने बहुत धैर्य से 22 मिनट तक बैठ के आपकी चर्चा को सुना है, तो हम भी अपेक्षा करते हैं कि और साथी पैनलिस्ट उसको बड़े धैर्य से सुने। देखिए, कल से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और बहुत अहम शीतकालीन सत्र है ये संसदीय इतिहास में, क्योंकि इतना बड़ा कानून जो सरकार लेके आई थी, जिस कृषि काले कानून, जो 3 काले कानून लेकर के आई थी, कल उसको वापसी का शायद सरकार की तरफ से एजेंडा में रखा गया है, क्योंकि कैबिनेट ने पास कर दिया है, उसको वापसी के लिए ये बिल लेके आए। तो निश्चित तौर पे बहुत अहम है कि ये कांग्रेस की मांग थी पहले दिन से कि वापस होने चाहिए, सरकार वापस कर रही है, उसी प्रारूप में वापस होने चाहिए, तो उसके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम उस चीज को सुनिश्चित कराएंगे कि सरकार पूर्णतः वापस करे। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अभी खेमचंद भाई ने भी बोला कि उन्होंने स्वीकार किया है कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, तो उस समझा नहीं पाने का मतलब ये निकलता है कि एक भविष्य के लिए उसका एक कहीं ना कहीं दोबारा से खाता खोल दिया गया है, उसका एक रास्ता छोड़ दिया गया है कि इसको नए सिरे से समझा करके नए फॉर्म से फिर से लाया जाएगा, जो किसानों को आशंका है और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों को आशंका है। तो हम ऐसी कोई भी इस कसर नहीं छोड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इसको दोबारा किसी भी रूप में लाने का प्रयास करे। सबसे पहली तो प्रयास रहेगा ये। नंबर 2, जो कांग्रेस पार्टी की मांग है, जो आज ऑल पार्टी मीटिंग में भी ऑपोजिशन की जो मांग की गई है कि ये सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार की गलती, वापस ले लिया, वापस कल हो भी जाएंगे उम्मीद है, लेकिन क्या केवल बिल ला देने से और इनको बिल को इतने प्यार से शांतिपूर्वक तरीके से, जैसा ये
सोच रहे हैं वापस लेने से, क्या इस दौरान का जो 1 साल का जो पीरियड किसानों ने झेला है, जो दंश किसानों ने झेला है इनके ये कानूनों को लागू करने की वजह से, उनके जो परिवारों ने जो झेला है, और जो 700 से ऊपर किसानों की मौतें हुई हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड्स हैं, बाकी तो और भी ज्यादा सैकड़ों किसानों की मौतें हुई हैं जो कि इस आंदोलन में बैठे थे और बीमार होने के बाद घर चले गए, रास्ते में उनकी मौत हो गई या घर जाके हुई, उनका तो कोई अभी सरकार हिसाब दे नहीं रही है। लेकिन जो ये 700 किसानों की जो ये मांग की जा रही है, उनकी जो शहादत हुई है, उनकी शहादत का कंपनसेशन कौन देगा, उनके परिवारजनों को कंपनसेशन कौन देगा, तो उस पे भी कहीं ना कहीं हम लोगों को सुनिश्चित करना है कि ये सरकार उसको सुनिश्चित करे। दूसरी बात ये है कि ये जिस तरह से अभी सरकार बार बार बोल रही है कि ये कानून वापस हो जाएंगे, लेकिन कानून वापस होने के बाद क्या ये जो एमएसपी की जो मांग है इनकी, वो एमएसपी की मांग पूरी हो जाएगी या इनकी नहीं होगी? उस एमएसपी की मांग को लेकर के जो किसान बैठे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और एक मुख्यमंत्री की एक समिति बनी थी, उसको उन्होंने हेड किया था और उन्होंने स्वीकार किया था कि ये एमएसपी लागू होनी चाहिए, किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए। तो आखिर अब जब प्रधानमंत्री जी उसको क्यों नहीं एमएसपी को दे रहे हैं, एमएसपी को क्यों नहीं कानूनी जामा पहना रहे हैं, उसको लेकर के भी ये किसान अभी बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि एमएसपी हमारी प्रमुख मांग है और कांग्रेस पार्टी उस मांग को उनकी सेकंड करती है, उनकी मांग के हम समर्थन करते हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि पार्लियामेंट में उनकी मांग को जो है मजबूती से उठाया जाए और भारतीय जनता पार्टी को बाध्य किया जाए कि अपने किए हुए वादे से, अपने की हुई घोषणा से उसको पूरा उतरे। केवल कानून वापस कर देने से पाप नहीं धुल जाएंगे। जो 700 किसानों की मौतें हुई हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल अनुज यात्रे जी, मैं राघव शर्मा के पास चलूंगा, उससे पहले खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी देखिए, आत्रे भाई बहुत अच्छे स्पोक पर्सन है, हमारे मित्र भी हैं, लेकिन दो चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी और हम लोग दो अलग पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं। एक उन्होंने कहा कि हम भविष्य में किसानों के लिए कोई भी अच्छा बिल आता है, किसानों को जो उन्नति दे सकता है, उनका उद्धार कर सकता है, उनके लिए अच्छा कर सकता है, ऐसे बिलों का हम स्वागत नहीं करेंगे। एक नेगेटिव सोच है। आप जैसे युवा नेता को शोभा नहीं देता, हो सकता है कि आपकी पार्टी कैसी सोच हो सकता है आपके नेताओं की ऐसी सोच हो, लेकिन ये देश हित में नहीं, आप इसको बदलिए। भविष्य में चर्चा के बाद सभी के सहयोग के साथ, सभी की सहमति के साथ कुछ चीजें आती हैं जो जरूरी भी हैं, क्योंकि हमारे किसानों के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो 60-65 साल में आप लोगों ने नहीं की, जिनका सुधार करना बहुत जरूरी है। उनको 21वीं सदी का किसान बनाना जरूरी है। अभी बात नहीं, लेकिन जब भी आए तो सार्थक दिमाग से, सार्थक सोच से आप उसका स्वागत करें या उस पर डिस्कस करें, ताकि ये कहें कि कुछ भी अच्छा करोगे हम उसको रोक देंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप कहते हैं एमएसपी, आपने 60 साल में एमएसपी क्यों नहीं दिया भैया? लंबे समय तक आप राज्य में रहे, क्यों आपने एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट रखा? क्योंकि आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल में सच्चाई क्या है और आप राजनीति के लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन इस पर भी हम लोगों ने आपसे 2 आइटम पे एमएसपी देते थे। हमने तिलहन को भी शामिल किया, दलहन को भी शामिल किया, और दलहन हमें जो दाल हमें जो इम्पोर्ट करनी पड़ती थी, आज इम्पोर्ट पर हमारी डिपेंडेंसी कम हुई है। तीसरा जो पॉइंट, हमने एक्विजिशन भी मैसिवली बढ़ाया है और हमने रेट भी मैसिवली बढ़ाए हैं। इसके बावजूद आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने जिस दिन 3 कानूनों को वापस लेने की बात कही थी, उसी दिन ये भी कहा था कि मैं कमेटी बनाऊंगा और उस कमेटी में केंद्र के प्रतिनिधि रहेंगे, राज्यों में सभी की सरकार है उनके प्रतिनिधि रहेंगे, एक्सपर्ट रहेंगे और किसानों के प्रतिनिधि रहेंगे, और वो सजेस्ट करेंगे कि कैसे हम एमएसपी को और ज्यादा इम्पैक्टफुल बना सकते हैं, और कैसे व्यापक बना सकते हैं, और कैसे किसानों के फ्रेंडली बना सकते हैं। वो कमेटी बनाने की घोषणा आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ऑलरेडी कर चुके हैं और उसको जो अमली जामा है वो जल्द पहनाया जाएगा। आप एमएसपी पे आप ये बोलें कि नहीं, कब देंगे, क्यों देंगे, तो पहले आप ही बिल्कुल राघव शर्मा आपके पास आएंगे। इससे पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हम चलते हैं राघव शर्मा के पास। राघव शर्मा जी, ये जो तमाम बातें हैं कि एमएसपी पर ये कानून बनना चाहिए, एमएसपी पर निर्धारण होना चाहिए, लेकिन देखिए यूपीए के समय में एमएसपी बनी और
बीजेपी ये कहती रही, तमाम लोग कहते रहे, बीजेपी के नेता बड़े बड़े ये कहते रहे कि ये होना चाहिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, लेकिन नहीं लागू हो पाई। दोनों सरकारें बारी बारी से सरकार में रही हैं कि वो उम्र दराज मांग के लाए थे, 4 दिन 2 आरजू में कट गई, 2 इंतजार में। ये सब चीज़ें एक लोकतंत्र है, लेकिन जनता को ये उम्मीद है कि जो फैसला हो वो ऐसा हो कि हाँ इससे हमें फ़ायदा हो रहा है। वो फैसला लंबित हो जाता है, दूर हो जाता है, तब थोड़ी तकलीफ होती है। आपकी बात जो है गाँव की लंबित हो जाता है तो जनताओं का काफी तकलीफ होती है। हालांकि देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है गुरु नानक देव जयंती के दिन जो है इसकी घोषणा कर दी कि तीनों कृषि कानून जो है वो वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन वहीं पे किसान जो नेता थे उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि संसद के अंदर जो है इनको रद्द करना पड़ेगा। और काफी चीजें बताई गई, जैसे एमएसपी पर जो कमेटी बने और उसके बाद में फसल का विविधीकरण हो। इसके साथ ही बात की जाए शून्य बजट खेती की और एमएसपी सिस्टम को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए। तो ये एक टास्क है। और चूंकि यूपी के अंदर जो है इलेक्शन के बादल जो है छाने लगे हैं, गर्माहट बढ़ने लगी है, तो इसको देखते हुए भी जो है केंद्र सरकार को जल्दी जो है फैसला लेना था। बहरहाल अब जो टास्क सबसे सामने जो आ रही है, सबसे बड़ी टास्क ये है कि किस तरह से इसको पूरी तरह से मैनेज किया जाए, क्योंकि इसको मैनेज करना ही जो है भारतीय जनता पार्टी की इसके अंदर जीत रहेगी। प्रधानमंत्री का जो पूरा इतना बड़ा निर्णय, चूंकि 1 साल तक जो है पूरा किसान आंदोलन चला और लगभग 1 साल जो है इसको कंप्लीट हो गया इस पूरे आंदोलन को चलते हुए, अभी भी किसान नेता जो है अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि संसद के अंदर जब तक इस पूरे बिल के ऊपर पूरी तरह से बातचीत नहीं होती, इसको खारिज नहीं किया जाता। पराली जलाने का जो सिस्टम है उस पे ऊपर आपराधिक केस दर्ज होना वो बंद नहीं हो जाता। हालांकि बात की जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री, उन्होंने ये कहा था कि ये राज्यों के अधीन आती है पूरी चीजें। तो इसके अंदर काफी अभी जो है पॉइंटर्स है, उन पॉइंटर्स को निकालना और फिर उसके ऊपर बातचीत करना, उस पॉइंटर्स के ऊपर ध्यान देना, ये सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है। ये पूरी टास्क जो है इस समय प्रधानमंत्री के सामने है। बहरहाल जो संसद का सत्र जो होने वाला है, इस संसद के सत्र के अंदर किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाता है और किस तरह से एमएसपी के ऊपर बात की जाती है, जो आंदोलनरत किसान हैं उनको भी जो है इस कमेटी के अंदर लिए जाने की बात की गई थी और जो है केंद्रीय स्तर पर भी जो है इसके अंदर सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। तो इस पूरी टास्क को, इस पूरे खेल को, इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से मैनेज किया जाए, ये देखने वाली बात होगी। और यहाँ पे साफ तौर पे आपने भी कहा कि एक जो लंबित मामले हो जाते हैं, उस लंबित मामलों के अंदर जनता भी सफर करती है, जनता के साथ साथ जो अन्य वर्ग होते हैं इससे संबंधित वो भी सफर करते हैं। जाहिर तौर पे सफर सभी ने किया, किसानों ने भी किया, जनता ने भी किया, आम व्यक्ति की बात करें उन्होंने भी इस मामले में पूरे सफर किया। लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि एक कुशल राजनीतिक के तौर पे मैं उनको देखता हूं, तो उन्होंने एन मौके जब यूपी के इलेक्शंस जो है करीब आ रहे हैं, उस समय जो है साफ तौर से कहा कि हम किसानों को शायद समझा नहीं पाए या उनके बारे में जो चीजें हम लेके आना चाहते थे किसान नहीं समझ पाए, जो भी बात रही, और उन्होंने इन घोषणा कर दी कि तीनों कृषि कानून जो है वो वापस हम ले रहे हैं। बहरहाल अब संसद के अंदर जो मुद्दा उठेगा, किस तरह का सत्र रहेगा, जाहिर तौर पे काफी गर्मजोशी वाला सत्र जो है ये रहेगा, क्योंकि एक पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। दोनों को जो है एक दूसरे के समानांतर रहते हुए अपनी बातें रखनी पड़ती है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत दोनों पक्ष और विपक्ष को अपनी बातें रखने का पूरा पूरा हक होता है। तो अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से जो है इसके अंदर नया मोड़ आता है। जी खेमचंद शर्मा जी, देखिए लोग समझने लगे हैं कि जब से कृषि कानून वापस लिए गए हैं कि सरकारों तक बात पहुंचती है, लेकिन दरअसल मैं जब से समझा हूं, जब से जो प्लेटफार्म का टिकट है वो 10 रुपये का किया गया है कि वाकई में सरकारों तक बात पहुंच ही जाती है। तो अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो बातें पहुंच चुकी हैं तो उनका समाधान भी हो जाना चाहिए। सरकार के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार अपने आंख कान खोल के रखती है, लगातार संवाद करती है और कोई भी इंक्रीमेंटेड चेंजेस, इंक्रीमेंटेड बेटरमेंट के लिए कोई भी सजेशन आता है तो उस पर विचार करती है, विचार करके उसमें चेंजेस लाती है। क्योंकि हम लोग जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में चाहे हुए प्रतिनिधि हैं। हम कोई राजशाही नहीं है। हमारे बाप दादा अरबपति खरबपति नहीं थे या ऐसे लोग नहीं थे जिन्होंने गाँव नहीं देखा, गरीबी नहीं देखी। हमने गाँव भी देखा है, गरीबी देखी है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने चाय भी बेची है। तो हम लोग लगातार अगर कोई चीज, क्योंकि कोई भी हम देश के लिए काम करते हैं, कंपनी के लिए काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, तो इंक्रीमेंटेड जो डेवलपमेंट है वो सिस्टम का पार्ट होता है और हम वो लगातार करते हैं। और आज तो डिजिटल मीडिया का जमाना है,
हमारी जो सरकार है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो डिजिटल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं, वहां से भी लगातार फीडबैक लेते हैं, वहां से भी जो एक्टिविस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो राय दे रहे हैं उसके अनुसार फीडबैक लेते हैं। सारी चीजें मैं बीच में आपको मतलब आना चाहूंगा इस पॉइंटर मुद्दे पे। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने चाय भी बेची है, तो इस तरह की बातों को लेकर, इस तरह के मुद्दों को लेकर जो है हम किसी सब्जेक्ट को दिशा विहीन नहीं कर सकते सर इस चीज के अंदर। ये एक देखने वाली बात होती है। बहरहाल आप अपने पॉइंटर्स आप रख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, डिबेट चल रही है। आपका सवाल क्या है, मैं समझ नहीं कहा आपका सवाल क्या। देखिए नहीं, वो मैंने ये एक एग्जांपल दिया, राघव शर्मा ये कह रहे हैं कि मतलब मसाला न डाल के थोड़ा सही सही बात हो जाए, ये मसाला जैसा मसाला कुछ हो क्या जाता है। हाँ, रियलिटी। अरे खेमचंद भाई जी आप बताइए यही बोलना चाह रहे थे राघव शर्मा आप। नहीं, आप इंडोर्स मत करिए। मसाला कहाँ है? क्या रियलिटी नहीं है? क्या मोदी जी ने गरीबी नहीं देखी? रियलिटी क्या है। मोदी जी गांव से नहीं आए? क्या नहीं, मोदी जी ने अपने आप काम नहीं किया? इसीलिए वो गांव गरीब की समस्या को समझते हैं, गांव गरीब के दुख दर्द को समझते हैं। मैं खुद गांव में पढ़ा हूं, तो हम लोग समझ सकते हैं। हम लोग ने वो लाइफ जी है, हमें किसी किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, टीवी में देखने की जरूरत नहीं है, हमें किसी से समझने की जरूरत नहीं है, टीचर को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम लोग ने वो लाइफ जी है, उसी वजह से हम लोग अपने नाक कान को खुले रखते हैं, और उसकी वजह से हम लोग लगातार फीडबैक लेते हैं और उसमें सुधार भी करते हैं। तो ये करना भी चाहिए। अरे हम कोई राजा थोड़ी हैं कि हम यहाँ पे हमारे बाप दादा हमें बना गए और हम ही शासन करेंगे। नहीं, जनता ने हमें चुना है, अच्छा करने के लिए चुना है, कुछ करने के लिए चुना है, और हम करें, अपनी ड्यूटी करें, और उसके बाद जनता पुनः हमें देखेगी कि उन्हें वो चीज पसंद आ रही है नहीं आ रही, उसके अनुसार पुनः वो निर्णय लेगी। तो हम जानते हैं, और इसी के आधार पर आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब काम करते हैं। इसीलिए उन्होंने 7 साल में वो करके दिखाया जो कुछ लोग अपने 60 साल के शासन में भी नहीं कर सके। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देखिए, हमारी सेनाओं का समृद्धि देखिए, हमारी सेनाओं की मजबूती देखिए, या आप देखिए ऐसा काम जो पूरे विश्व में सराहा जा रहा है, वैक्सीनेशन का अभियान, वैक्सीन का बनाना भी, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप भी करना, उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी कराना। आपको बर्फ में भी एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, आपका जहाँ पे हमारा रेतीला आप कह सकते हैं, जहाँ पे हमारा अब राजस्थान है वहां पे भी हो रही है, गांव जंगल में भी हो रही है, हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, क्योंकि उस तरीके की नीति और रीति थी, नेतृत्व था कि हमें करना है, अपने देश को सुरक्षा कवच पहनाना है, वो पहनाया। ये सारी एक प्रतिबद्धता दिखाता है, और लगातार काम जो हो रहे हैं उससे जो कॉन्फिडेंस हमारे भारतीयों में आया है, एक जो विश्वास हमारे इंडियंस में आया है, वो विश्वास पूरे विश्व में दिखता है। और जब आप बाहर जाते हो, मेरे को बाहर जाने का 2-3-4 बार मौका मिला, तो वहां पे दिखता है, लोगों में जो सम्मान बढ़ा है वो भी दिखता है। खेमचंद शर्मा जी आपसे चर्चा जारी रखेंगे, पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम चलते हैं अनुज आत्रे के पास। जी अनुज आत्रे। अनुज जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर सवाल करेंगे। यहाँ मोदी सरकार का महिमामंडन किया जा रहा था के द्वारा, लेकिन कैमरे के सामने बैठ करके, बंद कमरों में बैठ करके बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन जब आप जनता के बीच में जाएंगे, इस देश की जनता के दुख दर्द के साथ बैठ करके उनसे बात साझा करेंगे, तो वास्तविकता जमीन से परे है। मैं अभी कल के संसद सत्र पर आता हूं, पहले जो हमारा मेन मुद्दा था, मैं अभी उसके बाद देश के चर्चाओं पे हालात पे भी चर्चा करूंगा। देखिए, इसमें अभी इस समय जो एक और अहम जो मांग कांग्रेस पार्टी ने उठाई है, इन किसानों के हितों वाले बिल के अलावा, कि जो कोविड-19 से जो पूरे साल भर में देश में मौतें हुई हैं, एक तो पहला सरकार उसका आंकड़ा जारी करने को तैयार नहीं, आंकड़े छुपाने का खेल लगातार जारी हो रहा है। इन 7 सालों में इस देश में हमने और कुछ नहीं देखा, तो ये तो देखा कि किस बखूबी से सरकार अपनी विफलताओं के आंकड़े छुपा सकती है, चाहे बेरोजगारी के हों, चाहे गरीबी को हो, और व्यवस्था को लेकर के हो, लगातार आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, रिपोर्ट्स नहीं जारी की जा रही। उसी तरीके से कोविड की रिपोर्ट नहीं दी जा रही। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जो भी परिवार के जनों ने, जिन लोगों ने अपनी कोविड-19 के महामारी की वजह से अपने परिजनों को खोया है, नेशनल डीडीएमए एक्ट जो बोलता है कि उसमें भारत सरकार ने ही बोला है कि 4 लाख रुपए का प्रावधान है कि उनकी जो भी इस तरह से डिजास्टर की वजह से जो है मौत होती है महामारी की वजह से, उसमें 4 लाख का मुआवजा देने का प्रावधान है। 4 लाख में से 3 लाख केंद्र सरकार देगी और 1 लाख रुपए राज्य सरकारों को देने। कांग्रेस पार्टी की तीनों प्रदेशों की सरकारों ने सरकार को, केंद्र सरकार को लिख के दे दिया है कि आप इसको लागू कीजिए। जो 25% का जो शेयर है, जिसमें 1 लाख रुपए पर उसको पर्सन बनता है, पर जो विक्टिम बनता है, हमारी सरकारें देने को तैयार है। केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही?
क्या उन लोगों को सरकार की विफलता की वजह से जिनकी मौतें हुई हैं, क्या उनको इतना भी हक नहीं है उनके परिजनों को ये 4 लाख रुपए तक पहुंचे ताकि उनकी कोई जख्मों पर उनके जो है कम से कम मरहम लगाने का काम करे। सरकार की विफलता की वजह से जो ये नमस्ते ट्रंप और ना जाने क्या क्या इन्होंने कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे देश में कोरोना है। जो फ्लाइट्स लगातार इंटरनेशनल फ्लाइट्स खोले रखी इन्होंने बंद नहीं किया, उसकी वजह से हमारे देश में कोरोना है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से कोरोना हुआ है। जो वैक्सीनेशन हमारे देश के डॉक्टर और साइंटिस्ट ने जो डेवलप करी थी, उसको पहले अपने देश के नागरिकों को ना दे करके आपने विदेशों में भेजना शुरू कर दिया था, अपनी कहीं ना कहीं अपनी वाहवाही करने के लिए विदेशों में, और देश के नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दिया। आज भी जिस तरह से महिमा मंडन किया जा रहा है कि 100 करोड़ से ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन हो गई, झूठी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। ये नहीं बताया जाता कि डबल डोज, जिनको दोनों डोज लग गई हैं, तब जाकर के आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति वैक्सीनेटेड हो गया है। केवल और केवल 35 करोड़ लोगों को लगा है। तो क्यों सच नहीं बताया जाता कि 125 करोड़ में से केवल 35 करोड़ हमारी जनसंख्या ऐसी है जिनको डबल डोज लग गई है, और वो भी अब जिसका 8 महीने से ज्यादा होने जा रहे हैं, उनको दूसरी फिर से उनको डोज लगाने की आवश्यकता आ पड़ी। लेकिन सरकार लगातार अपनी जो है झूठे आंकड़े पेश करके जनता को भरमाने का काम करती है। चाहे अभी जिस तरह से इन्होंने बोला कि इस देश में तमाम तरीके के काम हुए हैं जो 70 सालों में नहीं हुए, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जो 70 सालों में नहीं हुए वो सरकार ने वो काम कर दिया। 70 सालों में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि पेट्रोल डीजल के दाम हमारे देश में 100 रुपए पहुंच जाएंगे। ये 100 रुपए पहुंचाने का उस सरकार ने काम किया है जिसने कहा था कि हम पेट्रोल के दाम 35 रुपए एक्सपेक्ट करते हैं। आपने 35 रुपए छोड़िए, 50 रुपए भी नहीं कर दिए, और लगातार बढ़ाते बढ़ाते जो 70 रुपए में पेट्रोल बिक रहा था उसको आपने 100 रुपए पर पहुंचा दिया। बावजूद उसके कि कच्चे तेल के दाम लगातार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम हुए। नौकरियों की बात करके आए थे, हालात ये हो गया कि एनएसएसयू की रिपोर्ट आई थी कि 45 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर अगर कहीं हुई है तो इसके दौरान, मोदी सरकार के दौरान हुई है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो ये नोटबंदी का जो फैसला इन्होंने किया था, जिस तरह से काले कानून लेकर के आए, 700 ज्यादा मौतें हुई हैं, उस नोटबंदी की वजह से सैकड़ों लोगों की, नादान लोगों की, जिनका कोई दोष नहीं था, आधी रात को लाइनों में खड़े होकर के उन लोगों ने नोट बदलने का काम किया मोदी जी के केवल और केवल आश्वासन पर। उनकी जाने गई। आज तक ना सरकार की तरफ से कोई माफी मांगी गई, ना उन लोगों को कोई मुआवजा दिया गया, ना देश से माफी मांगी गई, कि जिसकी वजह से, इस गलत फैसले की वजह से पूरे देश ने भुगता। आज तक हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, कंचन जी, मैं आपको सुन लूंगा, एक बार सुन लीजिए उनको, फिर वो आप जवाब दीजिएगा। जी अनुज जी। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तभी आगाह कर दिया था पार्लियामेंट में खड़े होकर के कि सरकार का एक बहुत ही बड़ा घातक कदम सिद्ध होगा। हमारी जीडीपी लगातार गिर जाएगी और 3 महीने के अंदर 2% जीडीपी गिरी, जिसको हम आज तक नहीं संभाल पाए हैं। तो एक बनी बनाई देश की व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया। जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ एक सपना देखने का प्रयास हो रहा था, क्योंकि पिछली सरकारों ने इस देश को मजबूत अर्थव्यवस्था दी थी, जिसकी बदौलत आप कर रहे थे। लेकिन हालात ये हो गई कि आज बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश, जो किसी गिनती में नहीं होता था, गरीब देश, आज उसकी जीडीपी हमसे मजबूत है। अन्य पड़ोसी देशों की, श्रीलंका की जीडीपी हमसे मजबूत चल रही है। लेकिन हम लोग लगातार धरातल में जाते जा रहे हैं। केवल हम दो और हमारे दो के लिए ये सरकार काम कर रही है। देशवासियों से, गरीब लोगों से इसको कोई सरोकार नहीं है। पूंजीपतियों की सरकार बन के रह गई है। पूंजीपतियों को किस तरह से लाभ पहुंचाया जाए, उनको किस तरह से उनका भरण पोषण किया जाए और कैसे वो और पैसे से और पैसा कमाते रहे, उस पर काम किया जा रहा है। जो किसी समय कैपिटलिस्ट की बात की जाती थी, आज वही दौर हमको देखने को मिलता है। आज बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाने का दावा किया जा रहा है कि हम बना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एयरपोर्ट बना रहे हैं। लेकिन जो एयरपोर्ट हमारे बने हैं, उनको आप अपने मित्रों को बेचते जा रहे हैं। तो वही आज देश में बात चल रही कि जो जेवर एयरपोर्ट, जिसकी एक बहुत बड़ी अभी घोषणा की है प्रधानमंत्री जी ने, आधारशिला रखी है, कि वो बनने के बाद क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि वो किसी को बेचा नहीं जाएगा। तो आज ये विश्वास का आलम इस सरकार के विरोध में इस देश की जनता के हो गया है, और ये कहते हैं कि हमने बहुत काम किया है। क्या काम किया आपने? तमाम इस देश की धरोहरों को बेचने का काम किया है। जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, जितने भी जो लाभ पहुंचाने वाली और जो रोजगार देने वाली पीएसयू की, एक एक करके आपने पूंजीपति मित्रों को औने पौने दामों में, कौड़ियों के दाम में बेचने का काम किया सरकार ने। आपने बनाया नहीं है, आपने कोई पीएसयू नहीं बनाई, कोई ऐसी नहीं आपने काम नहीं किया कि जिससे रोजगार बढ़े, जिससे देश की अर्थव्यवस्था बने। लेकिन जो कांग्रेस की सरकारों ने इस देश के लिए नवरत्न कंपनियां बना के दी थी, आपने उनको बेचने का काम किया है। आखिर किस अधिकार से आपने उनको बेचने का काम किया? देश की जनता को उसका जवाब नहीं अदा जाता। महंगाई, जो कांग्रेस के जमाने में डायन का नाम दिया था, कांग्रेस की सरकार के जमाने में डायन का नाम दिया था, आज टमाटर के दाम भी जो है सेब के दाम के बराबर इन्होंने कर दिए। लेकिन महंगाई के लिए सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है, और कहते हैं कि ऑल इज वेल, देश में बहुत अच्छा चल रहा है। ये किसके अच्छे दिन है?
जो अच्छे दिन बनाने का वायदा किया था, जो अच्छे दिन देने का वायदा किया था, ये आज तक देश की जनता नहीं समझ पा रही है कि गरीब आदमी, मध्यम क्लास आदमी और जो अपर मिडिल क्लास आदमी है उसमें से किसी के अच्छे दिन नहीं आए। वो लोग तो तबाह हुए हैं, बर्बाद हुए हैं। आज भी लोग कहते हैं कि इन्होंने कांग्रेस के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए, लेकिन हकीकत ये है कि जब जब देश में कांग्रेस की सरकार आई है, लोगों का रोजगार बढ़ा है। बिल्कुल लोगों की अनुज्ञा जी जवाब ले लेते नौकरियां- हैं खेमचंद शर्मा से, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। खेमचंद शर्मा जी, आप जवाब देना चाह रहे थे। जो अनुज आत्रे ने आरोप लगाए हैं, जो आपसे अपनी बातें रखी हैं, उसका जवाब जी। मैं आदरणीय अनुज जी के कुछ आंकड़ों को करेक्ट कर दूं। अनुज जी, हम कभी ये नहीं कहते कि हमने 122 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई है। हम ये कहते हैं कि हमने 43.5 करोड़ को फुली वैक्सीन लगाई है। और हम लोगों ने लगभग, मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोगों ने जो सिंगल वैक्सीन है वो 80 करोड़ के आसपास लोगों को सिंगल वैक्सीन लग चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल वैक्सीनेशन है वो हमारा 122 करोड़ के आसपास हुआ है। अब दूसरी बात आती है, आप कहते हो कि हम लोगों ने आंकड़े छुपाए। हमारे सिस्टम क्या है, आंकड़े कलेक्शन का, आंकड़े रिपोर्टिंग का काम स्टेट करेंगे। इसका मतलब स्टेट ने सही आंकड़े नहीं दिए, या फिर आंकड़े सही दिए, हम लोगों ने छुपाए। तो आप बताएं कि सही आंकड़े क्या है। महाराष्ट्र के सही आंकड़े क्या है, वहां पे कितनी मृत्यु हुई। राजस्थान के सही आंकड़े क्या है, छत्तीसगढ़ के सही आंकड़े क्या है। उस पर एक व्हाइट पेपर पब्लिश करें, बताएं कि महाराष्ट्र ने ऑलरेडी जो सबसे ज्यादा उन्होंने बेकार परफॉर्म किया, सबसे ज्यादा वहां पे मृत्यु हुई, सबसे ज्यादा वहां पे घटना हुई, और उसी की वजह से आसपास के स्टेट्स में भी परेशानी हुई। ऑलरेडी वहां पे इतने खराब नंबर है, क्या वो नंबर छुपाए गए? क्या वहां पे दुगना, तिगना, चौगुना, 5 गुना, 10 गुना वहां पे मृत्यु हुई? तो बताएं ना लोगों, किसने आंकड़े छुपाए? आप अपने सवाल में गिर जाते हैं। आंकड़े अगर छिपाए गए हैं तो राज्य सरकारों ने छिपाए हैं, महाराष्ट्र सरकार ने छिपाए हैं, राजस्थान सरकार ने छिपाए हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने छिपाए हैं। जो केंद्र सरकार है वो तो सिर्फ और सिर्फ उनको एग्रीगेट करने का काम करती है, एग्रीगेट करके उस रिपोर्ट को पब्लिश करने का काम करती है। आदरणीय अनुज जी, आपको ये भी याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला है, विश्व में किसी भी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। वो काम भारत सरकार ने किया है। कंपनसेशन देने का काम भारत सरकार ने किया है। जो 50,000 रुपए की जो घोषणा भारत सरकार ने की थी, विश्व में कहीं भी किसी भी देश में नहीं हुआ। ये तो महामारी है, पूरे विश्व में हुई है, ऐसा नहीं सिर्फ भारत में हुई है। हर जगह मृत्यु हुई, हर जगह परेशानी हुई है। आप सिख चिल्ली वाले जो ख्याल है वो, और या सवाल है, या जो एक कह सकते हो कि जो चीज पॉसिबल नहीं है, वो आप कह देते हो कि 5 लाख का कंपनसेशन, 6 लाख का कंपनसेशन। अगर आपको लगता है फिजिबल तो किसी स्टेट में देके देखो, दिखाओ, बताओ, एग्जाम्पल सेट करो। अभी तो आप 1 महीने पहले चिल्ला के कहते थे, देखिए डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हुए हैं, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हुए हैं। जब एक्साइज कम कर दिया और सिग्निफिकेंटली कम कर दिया केंद्र ने, और उसके बाद हमारी जो स्टेट सरकार है उन्होंने अपना वेट कम कर दिया, तो कांग्रेस रूलिंग स्टेट क्यों नहीं कर रही है? क्यों राजस्थान नहीं कर रहा है? क्यों महाराष्ट्र नहीं कर रहा है? क्यों छत्तीसगढ़ नहीं कर रहा है? और पंजाब में तो इलेक्शन है, वहां पे तो कर दिया, नहीं तो वहां भी नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा है? अरे भाई, हम सभी जानते हैं कि 38 से लेके 44-45 रुपए जो पेट्रोलियम पे जो कमाती है वो स्टेट कमाती है, सेंट्रल नहीं कमाती। सेंट्रल जो कमाती है उसमें से भी 42% स्टेट्स को देती है, और सेंट्रल के पास बहुत ही कम पैसा बचता है। उसमें वैक्सीनेशन के लिए भी है, उसमें आर्म फोर्सेस के लिए भी है, उसमें एजुकेशन के लिए भी है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी है। तो आप जस्टिफाई करो ना, आप किसी चीज को तो जस्टिफाई करो। आप हल्ला मचाते हो लेकिन करके नहीं दिखाते, आप कहते कुछ हो लेकिन करके नहीं दिखाते। आंकड़ों को आप गलत तरीके से प्रस्तुत करते हो। आंकड़े हमारे वो हैं जिसपे हम गर्व कर सकते हैं। आप विपक्ष में हो, मान लिया, हो सकता है। अरे विपक्ष में हम भी कभी थे, लेकिन हम मानते थे जो अच्छा काम सरकार ने किया होता था, हम मानते थे, उसको हम पूरे विश्व में गाते भी थे, और जहां पे करेक्ट करने की जरूरत है हम वहां पे सजेशन भी देते थे। आपके लिए गौरव की बात है, आप कहीं विश्व में जाएंगे कह सकते हैं कि सबसे तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर 7 साल में डेवलप हो जाना चाहिए था? 7 साल में भी 2 साल निकाल दो, कोरोना के 5 साल में हो जाना चाहिए था? क्या 60 साल में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए था? क्या आपने जिलों में जिला हॉस्पिटल भी आपने बनाए ढंग के? क्या वहां पे आपने ऑक्सीजन की व्यवस्था करी? आपने 10% जिला हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं की हुई थी, उनको वेल इक्विप्ड नहीं किया हुआ था। जिस तेजी से
मोदी सरकार ने महामारी में जो हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया, उसको पूरे देश में बेटर किया, उतनी तेजी से महाशक्तियां भी विश्व की नहीं कर पाई। लोग उस पर स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे, और पता चलता है कि नीति और रीति और नेता की प्रतिबद्धता की वजह से ये पॉसिबल हुआ, करके दिखाया। और ये हम सबके लिए है। और ये ऐसा नहीं कि सरकार मोदी जी की तो नहीं, पूरे 130 करोड़ जो लोग हैं सबके लिए गर्व करने का विषय है और हमें गर्व करना चाहिए। हम जहाँ गलत हैं या हमें जहाँ इम्प्रूव करने की जरूरत है हम सजेशन लेते हैं, लेकिन गलत आंकड़ा प्रस्तुत करके लोगों के सामने रखना वो सही बात नहीं है। बरगलाना सही बात नहीं है, झूठ बोलना सही बात नहीं है। हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 100% किसी एक व्यक्ति की सरकार हो। आज मोदी जी बहुत अच्छी पावर से हैं, बहुत ज्यादा मेजोरिटी से हैं, लेकिन 100% सरकार, 100% अथॉरिटी देश में मोदी जी के पास भी नहीं है, क्योंकि स्टेट्स में हमारे कांग्रेस की भी सरकारें हैं, दूसरी पार्टियों की भी सरकार हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में और सरकार हैं, गांव में हमारी लोकल सरकारें हैं। तो इस तरीके की बातें करना कि गलत हुआ तो एक व्यक्ति जिम्मेदार, सही हुआ तो नहीं, हमारी सोनिया जी ने अच्छा करवा दिया, राहुल जी ने अच्छा करा दिया, इस तरीके से लोग समझदार हैं। आज लोग वो नहीं, क्योंकि डिजिटल मीडिया का जमाना है, सबके पास आंकड़े आते हैं, सब देखते हैं कि जब पेट्रोल और डीजल में कम करने की बात आती है तो राजस्थान, महाराष्ट्र जो अन्य कांग्रेस की सरकारें पीछे हट जाती हैं, हल्ला मचाने पे आगे रहती हैं। भाई कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे बढ़ो, जो कहते हो कम से कम उसको अपने में इम्प्लीमेंट करके दिखाओ तो लोग उसको मानेंगे। इंटरप्ट करना चाहूंगा, आपने राजस्थान का नाम जैसे कई बार लिया, बात चल रही थी कि जो संसद का सत्र होगा उसके अंदर एमएसपी बिल के ऊपर जो चर्चा होगी या किसान आंदोलन पर चर्चा होगी, लेकिन साहब कोरोना की बात भी जो है यहाँ पे बीच में ला दी गई। तो कोरोना को जैसा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एक महामारी है जिसमें जो दोनों सरकार है, दोनों को साथ मिलकर यहाँ पे काम करना चाहिए। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो समीक्षा बैठक हुई थी उसके अंदर राजस्थान की वाहवाही की थी। खुद प्रधानमंत्री ने जो है अशोक गहलोत का जो मॉड्यूल था यहाँ पे राजस्थान के अंदर, उसकी काफी तारीफ की थी कि कोरोना के ऊपर काफी तरह से अच्छी तरह से जो है कंट्रोल किया गया। वही बात रही कि पेट्रोल डीजल के ऊपर जो है भाव घटाने की, तो उसके ऊपर भी जो है गहलोत सरकार ने यहाँ पे तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पे राजस्व का नुकसान झेला, उसके बाद जो है घटाया। वहीं आपने खुद ने भी एक बात कही कि अभी इस समय जमाना है सोशल मीडिया का और सारी चीजों का, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि जो कंप्यूटर क्रांति के जनक माने जाते हैं वो राजीव गांधी माने जाते हैं। राजीव गांधी जो है कंप्यूटर क्रांति लेके आए, फिर उसके बाद जो है और डेवलपमेंट हुए। तो आज जो सोशल मीडिया की जो देन है, जो कंप्यूटर्स की देन है, जो सोशल मीडिया पे हम सारी चीजें देखते हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पुट ऑन माना जा सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मोदी सरकार ने जो है पूरा आपका सवाल है, आप मेरी बात बोले, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप अपनी बात पे आना। बहुत अच्छी बात है सर, समय कम है, कांग्रेस के पास जो है दूसरी बात आती है कि कांग्रेस के पास इस समय आपने बीच में इंटरप्ट किया है, चल रहा था, बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा, यहाँ पे जो संसद का सत्र चलेगा उस। देखिए आपने बोला है, मैं मानता हूं कि कंप्यूटर शायद आदरणीय राजीव गांधी जी के जमाने में आया। वो कौन सा कंप्यूटर था? वो डॉस बेस्ड कंप्यूटर था। आज कौन सा कंप्यूटर है? जो उस कंप्यूटर की जो पावर होती थी उससे हजारों गुना ज्यादा। सुन लो भैया, बात सुन लो, आप बीच में बोले, ऐसी चर्चा नहीं होती ऐसे। आप समझदार हो। आज क्या जमाना है? आज जो डिजिटल मीडिया का जमाना है, आज इंटरनेट का जमाना है, आज डिजिटल इंडिया का जमाना है, आज इंटरनेट की उपलब्धि का जमाना है। ये सारा मोदी जी ने किया है। हो सकता है कि कंप्यूटर को लाने वाले राजीव जी हों, लेकिन कंप्यूटर को यूजफुल बनाने वाले, उससे लोगों को काम दिलाने वाले, उसको गांव गांव पहुंचाने वाले, डिजिटल मीडिया को हर व्यक्ति तक पहुंचाने वाले मोदी जी हैं। उसको फिजिबल बनाने वाले मोदी जी हैं। आज कोई भी व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कमा सकता है, कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, कोई व्यक्ति उसको सीख सकता है। मैं क्रेडिट चुराने की बात नहीं करता, ऐसा थोड़ी है। 60 साल उन्होंने राज किया है, कई काम उन्होंने किए हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर तो बार बार कहते हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं उन्होंने तो जीरो ही किया। अरे जीरो किया होता तो हमारा देश बैठ जाता, ऐसा नहीं। लेकिन हमारा देश और भी बेटर डिजर्व करता था, जो हो सकता था नहीं हुआ, हम उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति में कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन होना भी चाहिए। हम तो अपने अपोजिशन वालों को ही बोलते हैं कंपैरिजन करो, हम सीखेंगे और आगे राघव बढ़ेंगे। शर्मा, खेमचंद शर्मा जी, अनुज यात्री जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट से जुड़ने के लिए। तमाम चीजें सरकार अपनी रखती है, लेकिन विपक्ष का अपना एक रुख रहेगा। शीतकालीन सत्र को लेकर जहां सत्ता पक्ष काफ़ी विधेयक जो उनके पास है वो रखना चाहेगा, लेकिन
सबसे बड़ी बात कि विपक्ष भी अपनी बात रखेगा। अब ऐसे में जनता को फायदा कैसे होगा ये देखना होगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज।